Hello students, welcome to our channel NEET Larvas. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। मतलब आज हम ये देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में बनते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करते हैं। और यू कैन से जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो ऑब्वियसली रूट्स पे दिया जाता है, राइट? तो वो रूट्स से ट्रेवल होके कैसे लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, ओके। क्या कहा गया है? इन फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, मतलब अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो कौन सी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है? वाटर को, ठीक है, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को। ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है। मतलब जिस जगह पे ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं, या यूं कह लिया जाए कि जिस पार्ट में ये चीजें एब्जॉर्ब की जाती हैं वो दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करती है। ठीक है, over small distances substance moved by diffusion and by cytoplasmic streaming supplemented by active transport। क्या कहा गया है कि देखो, अब ये है कि प्लांट ऐसा तो नहीं है कि बहुत छोटा होगा। मतलब कुछ कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं जब हम हर्ब्स की बात करते हैं, राइट? लेकिन जब हम टॉल ट्रीज की बात करते हैं तो वो बहुत लंबे होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर छोटी जगह है या मतलब स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो कैसे होता है, और एक बड़ी जगह है मीन्स लाइक अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है उसमें। ठीक है, तो क्या देखा जाता है कि ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन। मतलब अगर छोटी सी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना हो तो डिफ्यूजन नाम का एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है। ठीक है, एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी देखी जाती है। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का क्या मतलब है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब अगर छोटी डिस्टेंस में किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना हो तो या तो फिर डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होगी या तो फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से ट्रांसपोर्ट होगी। दैट इज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट होगी चीजें। ठीक है, और उन चीजों में क्या क्या चीजें होती है? मिनरल्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वाटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि छोटी डिस्टेंस में लाइक स्मॉल डिस्टेंस में चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, राइट, और ट्रेवल करती हैं। अब बात आती है कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ये कैसे ट्रेवल करती है। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस proceed through the vascular system, the xylem and the phloem and is called translocation। क्या कहा गया है कि अगर दूर तक चीजें ट्रांसपोर्ट करवानी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर है जहां तक ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाना है, अगर वैसी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन देखी जाए तो किसके द्वारा होती है? वास्कुलर सिस्टम। जब मैं आपको टेरिडोफाइट्स बता रही थी तब भी मैंने आपको कहा था कि वास्कुलर सिस्टम में कौन से टिश्यू आते हैं? एक आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम, राइट? तो ये जो वास्कुलर सिस्टम है ना, जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना हुआ है, ये क्या करता है? हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करवाने में। कौन सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाने में? उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाने में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसके अलावा अगर हमें चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है तो स्मॉल डिस्टेंस में चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, जो एक प्रोसेस है जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, और विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मींस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है तो क्या चाहिए? हमें चाहिए जाइलम एंड फ्लोएम। और ये दो टिश्यू क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर सिस्टम दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट अलोंग लॉन्ग डिस्टेंस। और इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट, अब हमने ये तो देख लिया कि स्मॉल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस में चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स। अब हमें ये देखना है कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो क्या कहा गया है? इन रूटेड प्लांट्स। रूटेड प्लांट्स मतलब जिनमें रूट्स होती है, राइट? तो रूटेड प्लांट्स कौन से होंगे? रूटेड प्लांट्स में आपके आ जाते हैं वो सारे प्लांट्स जिनमें रूट्स होती है। ठीक है, इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम of water and mineral
इज यूनिडायरेक्शनल दैट इज फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम। क्या कहा गया है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा हो तो वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा हो तो वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी, दैट इज फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम। मतलब रूट्स से स्टेम तक। अगर सपोज मैं एक प्लांट बनाऊं, जो कि ढंग का बना नहीं है मुझे पता है, बट अगर मैं ये प्लांट बनाऊं और ये इसकी रूट्स है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से होंगी? रूट से लेके ऐसे होंगी, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिशन इज मल्टी डायरेक्शनल। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जाइलम में जब ट्रांसपोर्ट होता है, जब जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनकी डायरेक्शन यूनी होती है, मीन्स लाइक दे आर यूनिडायरेक्शनल। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन फॉलो करते हैं, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू स्टेम। और उसके अलावा हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिशन इज मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, अगर एक पत्ती सपोज यहाँ है तो इसे क्या करना होगा? इसे खाना तो हर पार्ट में पहुंचाना होगा, राइट? तो ये यहाँ से ऊपर भी पहुंचाएगी, यहाँ से नीचे भी पहुंचाएगी, यहाँ से जो और बाकी पत्तियां हैं उस तक भी पहुंचाएगी, और यू कैन से बाकी जो पार्ट्स हैं उस तक भी पहुंचाएगी, राइट? तो अल्टीमेटली क्या है, इसकी डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शनल हुई कि नहीं? अगर इसीलिए ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डायरेक्शन हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रूटेड प्लांट्स that is in xylem is unidirectional, whereas transport of organic and mineral nutrients is multidirectional। मतलब xylem की ट्रांसपोर्ट दैट इज वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, और ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस स्लाइड के बारे में। Organic compounds synthesized in leaves are transported to all parts of the plant, including the storage organ, from where they are later re-exported। क्या कहा गया है कि ये कहा गया है कि लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, ये तो हमें पता है लीव्स होता है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, और यू कैन से फूड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो क्या किया जाता है? वो एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट किया जाता है मतलब भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? टू ऑल पार्ट्स। किसके पार्ट? प्लांट के बॉडी पार्ट्स पे भेजा जाता है। उसके अलावा उसे थोड़ा स्टोर करके भी रखा जाता है। प्लांट्स के अपने अपने स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, राइट? बाद में इन स्टोरेज ऑर्गन से जब रिक्वायर्ड होता है इन्हें फिर से री एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे हमारे घर में होता है ना, हम क्या करते हैं, किचन का जो भी सामान ज्यादा आ जाए हम उसे स्टोर करके रख देते हैं, लेकिन जब हमें यूज करना होता है हम इसे स्टोर से निकाल के यूज कर लेते हैं, राइट? वैसे ही स्टोरेज ऑर्गन का भी यही काम है। ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है चीजों को, और यू कैन से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और प्लांट्स को जब जरूरत होती है तब वो उसको एक्सपोर्ट कर देता है उस पार्ट पे जहां इसकी जरूरत होती है। एक्सपोर्ट कर देता है मतलब भेज देता है उस पार्ट पे जहां इसकी जरूरत होती है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है हर एक बॉडी पार्ट पे प्लांट के, और उसके बाद उसको री एक्सपोर्ट किया जाता है जब रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज ऑर्गन में भी स्टोर होके रहते हैं। तो जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसी हिसाब से उसको री एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, ऑब्वियसली लीव्स में सिंथेसिस होती है फोटोसिंथेसिस, तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? हर एक प्लांट के पार्ट पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन फ्रॉम वेयर दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड। इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन मतलब हर एक पार्ट के साथ साथ स्टोरेज ऑर्गन में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि जब जरूरत पड़े वहां से ये उस पार्ट तक जा सके जहां इसकी जरूरत है। मतलब स्टोरेज ऑर्गन से वहां तक जा सके जहां इसकी जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वो स्टोर होके रहते हैं और बाद में लेटर दे आर री एक्सपोर्टेड, बाद में उन्हें भेजा जाता है उस पार्ट पे जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Mineral nutrients taken up by root are transported upward to the stem, leaves and the growing region। क्या कहा गया है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स टेकन अप बाय रूट्स, जैसा कि हमें पता है कि सॉइल और रूट की इंटरफेस, मतलब पहले मैं आपको ये चीज दिखा देती हूँ। ओके,
क्या कहा गया है यहाँ पे, सॉइल एंड रूट की इंटरफेस होती है, ये है सॉइल और रूट की इंटरफेस। तो यहाँ सॉइल होगा ना, तो ये रूट्स होगी, तो उसका जो लेयर होगा ना, जो कंटेक्ट, रूट का जो लेयर सॉइल के साथ कांटेक्ट में होगा और सॉइल का जो लेयर रूट के साथ कांटेक्ट में होगा, उसे ही सॉइल एंड रूट इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, रूट्स क्या करेंगी, इनसे मिनरल एब्जॉर्ब करेंगी, इस सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे। अगर मैं इसको ब्लैक वाले को सॉइल की तरह अगर ट्रीट करूं, तो ये रूट्स क्या करेंगी, इससे मिनरल एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट टू स्टेम, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन। अब ये जो मिनरल इसने एब्जॉर्ब किए, ये सिर्फ अपने तक तो नहीं रखेगी ऑब्वियसली, तो ये क्या करेगी, स्टेम को दे भेजेगी, स्टेम के साथ साथ लीव्स में भेजेगी, लीव्स के साथ साथ ग्रोइंग एरियाज में भेज देगी इस मिनरल्स को। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है देखो, रूट एंड सॉइल इंटरफेस, पहले सॉइल एंड रूट इंटरफेस होता है, सॉरी, सॉइल एंड रूट इंटरफेस, सॉइल एंड रूट इंटरफेस होता है। ठीक है, रूट एब्जॉर्ब मिनरल्स, रूट क्या करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद क्या करती है, ट्रांसपोर्ट टू स्टेम, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन, उसके बाद उसी मिनरल्स को स्टेम, लीव्स और ग्रोइंग रीजन तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो उसी चीज को इस पॉइंट पे लिखा गया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स टेकन अप बाय रूट, ऑब्वियसली मिनरल न्यूट्रिएंट्स रूट से लेती है, रूट से एब्जॉर्ब करती है उनको, फिर क्या करती है, आर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स टू द स्टेम, फिर अपवर्ड ही ट्रांसपोर्ट करेगी ना, ऑब्वियसली हमें पता ही है कि स्टेम अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड तो होती ही नहीं है, तो वो ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगी, अपवर्ड ऑफ द स्टेम में ट्रांसपोर्ट करेगी। इसके अलावा और कहाँ कहाँ मिनरल न्यूट्रिएंट्स को रूट ट्रांसपोर्ट करेगी, लीव्स तक और ग्रोइंग रीजन तक, जहां जहां जरूरत है जिस चीज की, वहां वहां वो चीज पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं कहाँ तक, स्टेम, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी ये दो पॉइंट्स तो क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सीनेसेंस, न्यूट्रिएंट्स आर विथड्रॉन फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू ग्रोइंग पार्ट। अच्छा, क्या कहा गया है कि अगर किसी भी प्लांट पार्ट में सीनेसेंस आ जाए, सीनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। ठीक है, अगर कोई भी प्लांट पार्ट इतना बुढ़ा हो जाए या एज कर जाए, तो क्या किया जाता है, उनसे न्यूट्रिएंट्स निकाल के, मतलब उन तक नहीं पहुंचा के कहाँ तक पहुंचाए जाते हैं, उस रीजन तक पहुंचाए जाते हैं जो आगे चल के ग्रोइंग में हेल्प करेंगे। तुम्हारी 3 पॉइंट्स क्लियर हो गई, तो नेक्स्ट हम जाते हैं अपनी चौथी पॉइंट पे, क्या लिखा है, hormones or plant growth regulator and other chemical signals are also transported and in a strictly polarized or unidirectional form where they are synthesized to other parts। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हॉर्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी केमिकल सिग्नल पाए जाते हैं प्लांट्स में जो स्ट्रिक्टली पोलराइज और यूनिडायरेक्शनल मैनर में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्टली पोलराइज मतलब जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां आपने आयंस देखे होंगे, राइट, तो जैसे वाटर को हम क्या कहते हैं, जब पोलर कंपाउंड, राइट, तो उसी तरह से मतलब पोलराइज वे में कोई भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। और यूनिडायरेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, राइट, एक डायरेक्शन में। अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा किसी हार्मोन का, सपोज ए नाम की एक पॉइंट है जिसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है एक्स, उसे बी नाम के पॉइंट तक पहुंचना है, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, यूनिडायरेक्शनल पाथ फॉलो करेगी, इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड वे, पोलराइज वे में फॉलो करेगी। ठीक है, पोलराइज वे का मतलब होता है, जैसे कि हमने देखा है ना कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, तो पोलराइज वे मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ अदर पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी क्लियर होती हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, लीव्स में होते हैं, उसके बाद वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं हर एक पार्ट पे, और उसके साथ साथ स्टोरेज ऑर्गन्स में भी वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, फिर स्टोरेज ऑर्गन से जब रिक्वायरमेंट होती है तब प्लांट्स उसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखा कि सॉइल एंड रूट इंटरफेस में क्या किया जाता है, रूट एब्जॉर्ब मिनरल, सॉइल और रूट की जो इंटरफेस होती है वहां से रूट्स मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और उसे फिर स्टेम, लीव्स एंड अदर रीजन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज लिखी गई है यहाँ पे कि इन ए फ्लावरिंग प्लांट देयर इज अ कम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड, मतलब वहां इतनी सारी ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग इन द सेंस मतलब चीजें यहाँ से वहां जाती रहती हैं, तो एक ट्रैफिक टाइप बन जाती है, ट्रैफिक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी गई है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने अब तक ये देखा है कि कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं और कैसे रूट्स मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और कैसे उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टेम, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन से तक। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड
और मिनरल्स को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ठीक है। रूट्स कैसे मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं और उसको स्टेम, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन तक पहुंचाती हैं, और किस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है लीव्स में वो कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी का मतलब क्या था? मेम्ब्रेन का मतलब तो आपको पता है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट। परमिएबिलिटी मतलब कि ये मेम्ब्रेन कितनी पोरस है, पोरस इन द सेंस ये कितनी चीजों को आर पार मीन्स आने देती है या जाने देती है। सपोज अगर मैं एक ये सेल बनाऊं, तो सिंस मैं अभी सेल वॉल को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, बस एक सेल मेम्ब्रेन को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक सेल बनाऊं, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी चीजों को अंदर से बाहर जाने देगी या कौन सी चीजों को बाहर से अंदर आने देगी, वही डिफाइन करती है कि ये मेम्ब्रेन कितनी परमिएबल है। मतलब आर पार जाने देना, ठीक है, अंदर आने देना या बाहर जाने देना, इन और आउट। जैसे हमारे घर का दरवाजा होता है ना कि हम डिसाइड करते हैं कौन घर के अंदर आएगा कौन घर के बाहर जाएगा, वैसे ही कुछ चीजें यहाँ होती हैं। आप ये समझ लो कि वैसे ही ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के बारे में। क्या कहा गया है कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन आर ऑफ 4 टाइप्स। मतलब अगर हम परमिएबिलिटी की बात करें तो मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है? 4 तरह की होती है, ठीक है। मतलब कौन सी चीजों को अंदर आने दिया जाएगा या कौन सी चीजों को बाहर भेजा जाएगा, इस पे बेस करके मेम्ब्रेन 4 तरह की होती है, ठीक है। फर्स्ट परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड सिलेक्टिव और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड फोर्थ इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमें कौन सी मेम्ब्रेन मिली? परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्पर्मिएबल, सिलेक्टिव और डिफरेंशियली परमिएबल, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी कर लेते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, permeable membrane, a membrane which allow transport of both solutes and solvents across it, ठीक है। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करती है। अब सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? अच्छा, ओके, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला के बनता है सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर सिंपली अगर मैं बताना चाहूं तो सपोज मैंने एक बीकर में वाटर ली, ठीक है, और इसी भी वाटर में मैंने ऐड की शुगर। तो क्योंकि वाटर की क्वांटिटी यहाँ ज्यादा थी तो इसे सॉल्वेंट के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और इस शुगर को बोला जाएगा सल्यूट। मतलब जो चीज किसी दूसरी चीज में मिक्स की गई है उसे कहा जाता है सल्यूट, और जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे कहा जाता है सोल्यूशन। तो सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूशन क्या है, ये मैं समझ आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है। परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या कहा गया है कि इट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी भी चीज को रोका नहीं जाएगा, इसलिए ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? परमिएबल, जो दोनों चीजों को अंदर आने देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। सेमी वर्ड से पता चल गया होगा कि आधी चीजों को आने देती है आधी चीजों को आने नहीं देती। तो अब किन किन चीजों को ये आने देती है देखते हैं। ए मेम्ब्रेन विच अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट सल्यूट अक्रॉस इट। मतलब जैसा कि हमने शुगर और वाटर की बात की थी, अगर सॉल्वेंट को ले तो वाटर को वो जाने देगी लेकिन वो शुगर को जाने नहीं देगी, ठीक है। और ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल हो गया आपका सेल वॉल, ठीक है। मतलब सेल वॉल हर एक चीज को अंदर आने देती है, प्लांट की सेल वॉल, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल देना जाए तो एनिमल की यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने परमिएबल और सेमी परमिएबल की बात कर ली है तो इम्परमिएबल हमें आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ए मेम्ब्रेन विच नाइदर अलाउ सोल्यूट नॉर सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें ना सल्यूट पास हो सकता है ना सॉल्वेंट पास हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है
क्यूटिनाइज सेल वॉल, एपिडर्मिस। नेक्स्ट बात आती है सिलेक्टिव और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन की। A membrane which allow transport of some selected solute along with solvent। मतलब इसमें क्या होता है, solute और solvent दोनों पास होते हैं, लेकिन कुछ selected solutes ही पास होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने जैसे मेरे पास 10 चीजें हैं, उसमें से मैंने 2 सिलेक्ट कर ली कि मैं बस इन दोनों को पास होने दूंगी, बाकी और किसी को पास होने नहीं दूंगी, क्योंकि वो चीजें मेरे काम की है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, सिलेक्टिव और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि एग्जांपल क्या दिए गए, एग्जांपल दिए गए सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन और इनपरमेबल मेम्ब्रेन क्या है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले इसलिए पढ़ा दी हैं क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, मतलब किस तरह से चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरे जगह इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या देखा जाता है कि 3 तरह से चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। नंबर 1 डिफ्यूजन, नंबर 2 फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड नंबर 3 एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में इन डिटेल, फिर हम बात करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में, फिर हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ट्रांसपोर्ट or you can say means of transport in case of plants takes place with the help of 3 processes, that is diffusion, facilitated diffusion and active transport। मतलब means of transport, चीजें ट्रांसपोर्ट यहां से वहां कैसे होती हैं, डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, ओके। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच substance move from region of higher concentration to region of lower concentration। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जाता है कि ये एक प्रोसेस है, डिफ्यूजन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस मूव करते हैं, मतलब चीजें इधर से उधर जाती हैं। ठीक है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो इसी चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सपोज मैंने 2 सिस्टम लिए। ठीक है, एक ये सिस्टम और एक ये सिस्टम। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसमें मैंने वाटर डाली। ओके, इसमें मैंने वाटर डाली और इसमें भी मैंने वाटर डाली। ठीक है, अब इसमें मैंने वाटर डाली है 500 ml। ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैंने इस सिस्टम में भी डाली है 500 ml, बट मैंने इसमें डाला एक सॉल्ट। ठीक है, और वो सॉल्ट मैंने डाला 250 ml, 250 mg। ठीक है, सॉरी 250 mg वो सॉल्ट डाला मैंने, और सेम सॉल्ट मैंने डाला इसमें, लेकिन इसमें मैंने उसका अमाउंट थोड़ा कम कर दिया, इसमें मैंने 150 कर दिया, 150 mg ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो क्या समझ आया आपको इससे, आपको इससे ये समझ आया कि अगर मैं सिस्टम, इसको मैं सिस्टम ए देती हूँ और इसको मैं सिस्टम बी देती हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें से क्या दिख रहा है कि सिस्टम ए जो है वो ज्यादा क्या है, कंसेंट्रेटेड है। राइट, सिस्टम ए कंसेंट्रेटेड होगा क्योंकि इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, और सिस्टम बी जो होगा वो डाइल्यूट होगा एज कंपेयर टू सिस्टम ए, मतलब लो कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या कहता है कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब सब्सटेंस कहां से मूव करेंगे, कंसेंट्रेशन इसमें किसका हाई है, ऑब्वियसली ए का हाई है, किसका लो है, बी का लो है। तो अगर मैं सोल्यूट्स को इस रेड डॉट से दिखाती हूँ, तो क्या देखा जाएगा कि ये जो सोल्यूट्स है ना वो यहां से यहां ट्रेवल करेंगे फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि अगर 2 सिस्टम हो और एक की कंसेंट्रेशन हाई हो और एक की कंसेंट्रेशन लो हो, तो मॉलिक्यूल्स हमेशा हायर सिस्टम वाले कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में ट्रेवल करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है।
ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है, जो कि यहाँ लिखा है कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा कि इट इज अ स्लो प्रोसेस। क्या कहा गया है कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत स्लो होता है। ठीक है, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा गया है कि कोई एनर्जी लगाई हमने, ऑब्वियसली नॉट, नहीं लगाई। ये तो नेचर रूल ही है कि अगर कोई ऐसी, जैसे अगर, जैसे हमने आपने शायद ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, उसको बैलेंस बनाने के लिए ट्रेवल होता है, ट्रेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट। तो उसी चीज को यहाँ दिखाया गया है कि एक बैलेंस बनाने के लिए, और यू कैन से एक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स और ऑफ सोल्यूट मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो और हमने तो ये भी देखा कि हमने तो कोई बाहरी एनर्जी तो इनपुट नहीं दी इसको, राइट, बाहर से कोई एनर्जी अप्लाई की नहीं गई है, तो इसीलिए देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन इज पैसिव, वही चीज की एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं है तो अपने आप होती है, इसलिए इसे पैसिव कहा जाता है। ठीक है, इट टेक प्लेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर। अब ये कहाँ कहाँ होता है इन केस ऑफ प्लांट्स, वो दिया गया है यहाँ पे, कहाँ कहाँ होता है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में, फ्रॉम सेल टू सेल, सेल अगर एक सेल के साथ दूसरा सेल कंटेक्ट में है तो उसमें होता है, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर तक ये होता है, दैट इज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। मतलब सेल के बीच में जो स्पेस होती है, सपोज अगर मैं ये सेल बनाऊं, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, तो इसके बीच में जो स्पेस, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, वहां भी ये डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज है कि नॉट डिपेंडेड ऑन अ लिविंग सिस्टम, मतलब डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए हमेशा लिविंग सिस्टम हो जरूरी नहीं है। मतलब हम तो पढ़ रहे हैं इसको प्लांट बॉडी में, बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप सपोज करो आपने पानी में एक कलर डाला, रेड कलर, ठीक है, उसमें टिश्यू पेपर डाल दो तो क्या होगा, वो आप थोड़ी देर बाद देखोगे वो टिश्यू पेपर उस रेड कलर को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, तो वो भी तो एक डिफ्यूजन का ही प्रोसेस हुआ ना। तो ऑब्वियसली ये दिखाया गया है कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसको लिविंग सिस्टम ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी। तो हमने क्या देखा कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। It is a slow process. There is no expenditure of energy. Diffusion is passive and it takes place from one part of the cell to the other, from cell to cell, over short distance, that is from the intercellular spaces of the leaf to the outside. मतलब एक सेल के अंदर भी डिफ्यूजन हो सकती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, दो सेल के अंदर भी हो सकती है, एक सेल से दूसरे सेल तक, इसके अलावा शॉर्ट डिस्टेंस में भी हो सकती है। ठीक है, और इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम, ये किसी लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स। ऑब्वियसली गैसेस एंड लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, तो इसलिए इनमें डिफ्यूजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। और डिफ्यूजन इज द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। अगर प्लांट बॉडी में गैसियस मूवमेंट होनी है, दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट अगर होनी है, तो वो सिर्फ डिफ्यूजन से ही हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो इफेक्ट करती हैं डिफ्यूजन को। मतलब डिफ्यूजन को इफेक्ट कौन सी चीजें करती हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले साइज ऑफ द सब्सटेंस। ओके, साइज ऑफ द सब्सटेंस मतलब सपोज अगर मैं कहूँ कि ये एक छोटा सा सब्सटेंस है और ये एक बड़ा सब्सटेंस, तो इसमें डिफ्यूजन होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसमें डिफ्यूजन होने में टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली साइज ऑफ द सब्सटेंस मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा है, नेक्स्ट हमने ये लिखा है कि ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये तो आपने देख ही लिया कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन में होती है, तो वो कंसंट्रेशन भी एक मेंटेन होगा। ठीक है, अगर हाई हुआ एक तरफ और लो हुआ एक तरफ तभी डिफ्यूजन होगा, अगर दोनों बैलेंस्ड हुए तो डिफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम। परमिएबल, अच्छा ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, अगर ये परमिएबल ही नहीं होगी तो चीजें यहाँ से वहां कैसे जाएंगी, राइट। तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है इन केस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। जैसा कि हमें पता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो हर एक केमिकल रिएक्शन या हर एक प्रोसेस को
अफेक्ट करते हैं, राइट। तो इसलिए इन केस ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो टेम्परेचर एंड प्रेशर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन लिखी गई है यहाँ पे कि डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स सॉलिबिलिटी इन लिपिड्स। ओके, क्या कहा गया है कि अगर डिफ्यूजन होनी है, सपोज ये हाई कंसेंट्रेशन है किसी चीज की और ये है लो कंसेंट्रेशन, तो डिफ्यूजन होने के लिए क्या होगा, इसको एक मेम्ब्रेन से पार होके जाना पड़ेगा, राइट। इस सब्सटेंस को एक मेम्ब्रेन से पार होके जाना पड़ेगा। ठीक है, और हमें तो पता है कि मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर होती है। ये जो मॉलिक्यूल आएगा ना, जिस मॉलिक्यूल को पास होना पड़ेगा ना, उसको इसमें सॉल्युबल होना पड़ेगा, मतलब लिपिड लविंग होना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो सॉल्युबल होगा, तभी तो उससे पार होकर जा सकेगा ना। अगर ये लिपिड में सॉल्युबल ही नहीं होगा तो लिपिड तो इससे पार ही नहीं होने देगी। ठीक है, इसीलिए ये लाइन लिखी गई है कि डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले ये देखा कि डिफ्यूजन क्या है, ये कैसे होती है, इसके लिए कैसी मेम्ब्रेन चाहिए, और इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। लिपिड के साथ किसी भी मॉलिक्यूल को सॉल्युबल होना जरूरी होता है ताकि उसमें डिफ्यूजन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है डिफ्यूजन, तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन तो हमने पढ़ लिया, तो हमें ये पता चल गया होगा कि डिफ्यूजन है क्या। अब यहाँ एक और टर्म है, दैट इज फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है किसी चीज को फैसिलिटेट करना, मतलब वो खुद से नहीं हो रही, हम उसे करवा रहे हैं। मतलब आप या तो फिर यूं कह सकते हो कि मैंने आपको एक फैसिलिटी दे दी, आप उसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको एक फैसिलिटी दे दी, आप उसको यूज करके अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि फायदा देना। ठीक है, फैसिलिटेट करना। तो हम देखते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन का मतलब क्या है। सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर कोई भी मेम्ब्रेन हो, सपोज अगर ये मेम्ब्रेन है और यहाँ प्रोटीन्स हैं और यहाँ लिपिड्स हैं, ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन में जो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्युबल हो जाएगा वो जल्दी मूव हो आउट हो जाएगा, वो जल्दी मूव कर सकेगा, और जो सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा। ठीक है, सब्सटेंस हैविंग ए हाइड्रोफिलिक मोइटी find it difficult to pass through the membrane, hence their movement has to be facilitated। ठीक है, जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं ना, तो हम ज्यादातर उन सब्सटेंसेस की बात करते हैं जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये लाइन भी यहाँ देखी थी कि डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। मतलब डिफ्यूजन के टाइम क्या देखा जाता है कि लिपिड में सॉल्युबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। देखो, सपोज अगर मेरे पास दो सब्सटेंस है, ए और बी, ठीक है, ये है लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, और या लिपिड लविंग या हाइड्रोफोबिक। अच्छा, नॉर्मली क्या देखा जाता है, जो लिपिड होते हैं ना वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, अब ये जो बी सब्सटेंस है ना, वो सपोज कर लो कि लिपिड इनसॉल्युबल, मतलब ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, और तो ये लिपिड हेटिंग होगा। अगर ये लिपिड हेटिंग है, इसका मतलब ये वाटर में सॉल्युबल होगा, तो ये हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, फिलिक मतलब लविंग, तो ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो तो आराम से डिफ्यूजन कर जाते हैं, मतलब सब्सटेंस ए क्या करेगा, डिफ्यूजन कर लेगा आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सब्सटेंस बी, जो ये सेकंड लाइन लिखी है ना, वो देखो आप, सब्सटेंस हैविंग अ हाइड्रोफिलिक मोइटी, मतलब सब्सटेंस बी क्या है, लिपिड इनसॉल्युबल है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहा गया। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग कहा गया है, तो वाटर लविंग है तो वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए डिफिकल्टी होगी टू पास द मेम्ब्रेन, टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, हेंस देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड। मतलब इन टाइप बी वाले जो मॉलिक्यूल्स हो गए ना, इनको डिफिकल्टी होगी मेम्ब्रेन को पार करने में, इसीलिए इनकी जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, फैसिलिटेट, मतलब हमें इसे कोई सुविधा देनी होगी जिसका फायदा उठा के ये अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सके।
ठीक है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए जो डिफ्यूजन प्रोसेस यूज किया जाता है उसे कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डिफ्यूजन कब यूज की जाती है प्लांट्स के द्वारा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कब यूज की जाती है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होती, मतलब एनर्जी यूज नहीं होती। अच्छा, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके टूटने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी हम यूज करते हैं अपने वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। किसको मूव करवाते हैं? सब्सटेंस को मूव करवाते हैं। कहाँ मूव करवाते हैं? मेम्ब्रेन में मूव करवाते हैं। मतलब अगर ये एक मेम्ब्रेन है और ऐसा सब्सटेंस है, सपोज अगर मैं करूं, अगर ये एक सब्सटेंस है जिसको यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन ये लिपिड के पार होके नहीं जा सकता क्योंकि ये लिपिड लविंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे और यू कैन से कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो इसको हेल्प करवाएंगे पार होने में। ठीक है, तो इसी तरह के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस प्रोटीन फॉर्म चैनल मे बी लार्ज, स्मॉल, कंट्रोल्ड और ऑलवेज ओपन टू अलाउ पैसेज ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, ये प्रोटीन क्या कराते हैं, करता है हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इस मॉलिक्यूल को पास होने में, ट्रांसपोर्ट होने में। ठीक है, तो इस प्रोटीन का काम क्या है? ये बनाएगा एक चैनल। चैनल मतलब ये एक वे बनाएगा, ये एक रास्ता बनाएगा जिससे कि ये जो मॉलिक्यूल है ना यहाँ से यहाँ पास हो जाए। ठीक है, और ये जो रास्ता ये बनाता है ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कंट्रोल्ड, कंट्रोल मतलब कुछ कुछ चीजों को आने देगा, कुछ कुछ चीजों को नहीं आने देगा। और यू कैन से कि कभी बंद होता है या जब वो मॉलिक्यूल आता है तभी खुलता है। ठीक है, और ऑलवेज ओपन, या तो फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये चैनल हमेशा ऐसा बनाया हो कि वो हमेशा खुला रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जो उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती है जो लिपिड लविंग नहीं होते, मतलब जो लिपिड में डिसॉल्व नहीं होते, जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने और एक चीज नहीं देखी है कि इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं, और ये स्पेशल प्रोटीन क्या करते हैं? ये स्पेशल प्रोटीन हेल्प करते हैं इन forming some channel which help in the passage of molecule from one portion of the cell to another। ठीक है, तो ये स्लाइड तो आपको क्लियर हो गई होगी, तो मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो ये है एक डायग्रामेटिक व्यू जो आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। देखो क्या किया जाता है ना, ये सपोज मॉलिक्यूल है, ये सपोज आपकी लिपिड बाइलेयर है, ये आपकी मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर, ये बाहर वाले प्रोटीन है, अंदर वाले लिपिड है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स है, इनको क्या करना है? ये एक सेल का पार्ट दिखाया गया है, ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है। ठीक है, ये सेल की इनर साइड है, तो ये बाहर का पार्ट है। अब बाहर जो मॉलिक्यूल आएंगे वो अटैच हो जाएंगे किसके साथ? एक स्पेशल प्रोटीन के साथ। ठीक है, क्योंकि ये फैसिलिटेटेड है तो मेम्ब्रेन ने फैसिलिटी दे दी, अब फायदा उठाना तो इसका काम है, राइट? तो अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा? ये जो प्रोटीन है ना, ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रखा गया है। ठीक है, और ये जो है ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रांसपोर्टिंग या ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाना है और ये प्रोटीन हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जैसे ही ये इसके साथ अटैच होगा ना आके, ये अपने आप को रोटेट कर लेगा, मतलब ऐसे फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो फ्लिप होगा तो क्या होगा? ये पोर्शन इस तरफ आ जाएगा और ये पोर्शन जो है इस तरफ आ जाएगा। वही चीज यहाँ दिखाई गई है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल अंदर चला गया कि नहीं? एनर्जी नहीं लगी लेकिन ये मॉलिक्यूल अंदर चला गया, राइट? तो यही होता है प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल आएगा, वो अटैच करेगा प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, और वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फिर जाके रोटेट करेगा, रोटेट करके उस मॉलिक्यूल को अंदर तक पहुंचाएगा। ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसी चीज को फ्लो डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं, राइट? क्या लिखा है देखो, मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड
इनसाइड सेल, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल आया विच इज टू बी ट्रांसपोर्टेड इनसाइड सेल। वो क्या करता है, बाइंड टू प्रोटीन फॉर्मिंग चैनल। वो बाइंड किसके साथ करेगा, एक प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। सपोज अगर मैं ये मेम्ब्रेन बनाती हूँ तो ये एक प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अब आफ्टर बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल टू प्रोटीन, रोटेशन ऑफ प्रोटीन ऑकर। जब ये मॉलिक्यूल आके इस प्रोटीन पे बाइंड कर जाता है तो ये क्या करता है, रोटेट कर जाता है, मतलब ये ऐसे घूम जाता है, ठीक है। घूमने की वजह से क्या होता है, ये पोर्शन इस तरफ आ जाता है और ये वाला पोर्शन जो है ये इस तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करना था, इसको यहां से यहां जाना था, इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां जाना था, उसका काम हो गया, ये यहां से यहां चला गया। देन देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ सेल। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ सेल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है। क्या कहा गया है कि फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज। मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी है, मतलब एक सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन में होगा, एक लोअर कंसेंट्रेशन में होगा, क्योंकि डिफ्यूजन है वो एक डिफ्यूजन प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज सेल कैन सिलेक्ट द सब्सटेंस फॉर अपटेक, ठीक है। इसमें एक चीज डिफ्यूजन से अलग है कि ये वेरी स्पेसिफिक होता है, मतलब ये हर एक चीज को एंटर नहीं करने देगी, कुछ कुछ चीजों को ही एंटर करने देगी। तो अगर ये वेरी स्पेसिफिक है तो इसकी मेम्ब्रेन टाइप कैसी होगी, इसकी मेम्ब्रेन टाइप होती है सिलेक्टिव और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो थर्ड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी ना वो वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखाया गया है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर एज दे रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। देखो क्या कहा गया है, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ना ये सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, इनहिबिटर्स के लिए। मतलब कुछ कुछ इनहिबिटर्स आके इनकी साइड चेन्स जो होती है, जो चेन होती है जिससे अमाइनो एसिड जो होते हैं जिससे बनी होती है उसको चेंज कर सकते हैं, तो एज ए रिजल्ट इनकी फंक्शन भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू व्हाट, दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जैसा कि हमने देखा कि एनर्जी यूज नहीं होती है इसमें, तो इसीलिए देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट, transport rate reaches a maximum when all of the protein transporters are being used. सपोज मैं कहूं कि इस मेम्ब्रेन में एक दो तीन चार प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है, तो चारों के चारों अगर काम करेंगे एक साथ तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम होगी। ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम होगी इसका मतलब क्या है, सैचुरेशन जल्दी होगी, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन रेट रीचेज ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कही गई है। ओके, पोरिन्स क्या होते हैं, पोरिन्स नाम के एक प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये पोरिन्स क्या काम करते हैं देखते हैं। दिस पोरिन्स आर नथिंग बट दे आर प्रोटीन्स ऑब्वियसली, दे फॉर्म लार्ज पोर्स। हमने कहा था कि ये जो चैनल बनाने वाले जो प्रोटीन होते हैं ना वो लार्ज पोर्स भी बना सकते हैं, स्मॉल पोर्स भी बना सकते हैं, राइट। लेकिन एक तरह का प्रोटीन जिसका नाम है पोरिन वो क्या बनाता है, लार्ज पोर्स बनाता है। किसमें बनाता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड में बनाता है, प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन में बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनाता है एंड कुछ कुछ बैक्टीरिया में बनाता है। और ये क्या करते हैं, ये लार्ज पोर्स क्या करते हैं, अलाउ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू, कुछ कुछ छोटे प्रोटीन्स को पास होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये चीज हमने पढ़ ली है कि मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या करते हैं। उसके अलावा एक और चीज यहाँ लिखी गई है कि एग्जाम्पल वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन, ठीक है। कुछ कुछ वाटर चैनल होते हैं जिसको एक्वापोरिन्स कहा जाता है। एक्वापोरिन, एक्वा मतलब वाटर, पोरिन्स मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन है तो चैनल बनाएंगे, तो ये क्या करते हैं, इसको एक्वापोरिन्स कहा जाता है विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। एंड वो किससे बने होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से बने होते हैं। कुछ वाटर चैनल 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से भी बने होते हैं, वो जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें पढ़नी होती हैं, वो है ये, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, मतलब यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। अच्छा, अब ये यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सपोज अगर ये एक चैनल है और ये एक मेम्ब्रेन है, तो
एक चीज यहाँ से वहां जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल। तो इसी ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट मतलब एक चीज गई है एक से इधर से उधर। यूनिपोर्ट मतलब एक चीज गई है इधर से उधर। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है? यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट मतलब मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। मतलब मैं अकेला ही जाऊंगा, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं ना जो अकेले ट्रेवल नहीं करते, ठीक। अब ये क्या करते हैं? दूसरे और मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट दो तरह से देखे जा सकते हैं, एक होते हैं सिम्पोर्ट, एक होते हैं एंटीपोर्ट। अच्छा, इसमें एक लाइन लिखी गई है कि व्हेन कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव टू मॉलिक्यूल टुगेदर। जब ये जो कैरियर प्रोटीन है दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिम्पोर्ट और एक होते हैं एंटीपोर्ट, ठीक है। अभी सिम्पोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, ये हम देखते हैं। यूनिपोर्ट तो हमें समझ आ गया कि एक ही मॉलिक्यूल जाएगा, अकेला जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और चले साथ या ना चले, और उसके जो प्रोटीन चैनल है वो भी एक मॉलिक्यूल को पास होने की परमिशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्पोर्ट में क्या जाता है, क्या देखा जाता है कि बोथ द मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं नंबर ए और इसकी बात करूं बी, ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये एक तरफ ही जाएंगे, ठीक है। सिम मतलब होता है सेम, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जाएंगे और इसलिए इसको सिम्पोर्ट कहा जाता है। सिम का मतलब ही होता है सेम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहा गया है कि एंटीपोर्ट में क्या देखा जाता है? बोथ द मॉलिक्यूल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्योंकि हमने ये तो देख ही लिया है कि सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल एक साथ आते जाते हैं। तो दो मॉलिक्यूल एक साथ आते जाते हैं तो या तो फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, या तो फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। तो क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि सिम्पोर्ट में क्या होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एंटीपोर्ट एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये ब्लू वाला सपोज इस तरफ जा रहा है और ये ब्लैक वाला सपोज इस तरफ आ रहा है, लेकिन ये आते जाते एक साथ ही है, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है? एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि डायग्रामेटिकली इसको आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। सपोज ये अगर कैरियर प्रोटीन है तो अगर मैं ए पार्टिकल को लेके जाना चाहती हूँ यहाँ से वहां, तो यूनिपोर्ट होगा। यूनिपोर्ट मतलब ए अकेला जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम अकेले चलेंगे, हमें हमें अकेले जाने दो, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्पोर्ट, ठीक है। पहले हम सिम्पोर्ट की बात कर लें फिर एंटीपोर्ट में आएंगे। सिम्पोर्ट में दोनों क्या दो मॉलिक्यूल होंगे? ऑब्वियसली दो होंगे। एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट में टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो सिम्पोर्ट के मॉलिक्यूल्स है ए और बी, ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। और एंटीपोर्ट में क्या देखा जाएगा? एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पूरा। हमने ये देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, कैसे प्रोटीन चैनल हेल्प करती है मूवमेंट में, और कौन से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में हमने ये देखा था कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या देखा जाता है कि they pump molecule against a concentration gradient. Against a concentration gradient मतलब from a region of low concentration to a region of higher concentration, जिसे कि हम uphill transport भी कहते हैं। अब तक हम यही देखते आ रहे थे कि हमने दो टाइप ऑफ सिस्टम लिए, एक हाई कंसेंट्रेशन में एक लो कंसेंट्रेशन में। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दोनों हाई से लो में जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो से हाई में भेजा जाता है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी भी यूज होती है, ठीक है। और इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट है उन्हें अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हाई लो से हाई में जाते हैं इसलिए अपहिल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया? यूजेस एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि लो से हाई में लेके जाना है तो कुछ तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ना, प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी अप्लाई की जाती है,
ठीक है, एंड इट्स कैरी आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। जैसे कि हमने देखा था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज किए जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज किए जाते हैं। ठीक है, पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब क्या ये जो प्रोटीन होते हैं ना, इन्हें इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप कहा जाता है। क्यों पंप कहा जाता है? क्योंकि वो पंपिंग करते हैं लो से हाई में। नॉर्मली तो अगर आप नेचुरली देखो तो हर एक चीज हाई से लो में जाती है, राइट, लेकिन ये पंप करके लो से हाई में लेके आते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें पंप कहा जाता है। इन प्रोटीन्स जो स्पेसिफिक होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, उन्हें पंप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा 2 पॉइंट, दैट इज कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, कैरियर ऑब्वियसली ये चीज हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी देखी थी कि वो बहुत स्पेसिफिक होता है। उसे जो चीज कैरी करनी है वो वही कैरी करेगा, उसके अलावा और कोई चीज कैरी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो परमिएबल नहीं होता है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। और सेम इज द केस इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर एज दे रिएक्ट विथ प्रोटीन साइड चेन। मतलब इस केस में भी ये देखा जाता है कि इनके जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं ना, जो प्रोटीन चैनल बनाते हैं, और यू कैन से जो पंप्स होते हैं, वो इनहिबिटर से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनहिबिटर उनके साइड चेन में, उनके चेन में अमाइनो ग्रुप के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस ला सकती है। इसलिए दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू इनहिबिटर। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स, उसके बारे में हमारा यहाँ खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या कहा गया है? डिफ्यूजन हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली पॉइंट क्या है कि रिक्वायर्स एनर्जी। डिफ्यूजन को एनर्जी ऑब्वियसली नहीं चाहिए होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी नहीं चाहिए होती है। किसको चाहिए होती है एनर्जी? सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। हाई टू लो कंसेंट्रेशन किसमें देखा जाता है? डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा लो से हाई में होता है, तो इसलिए यहाँ नो लिखा गया है। ठीक है, हाईली सिलेक्टिव। डिफ्यूजन में जो मेम्ब्रेन होती है वो हाईली सिलेक्टिव नहीं होती, वो परमिएबल होती है, वो किसी भी चीज को आर पार होने देती है। ठीक है, तो नो। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मेम्ब्रेन देखी जाती है वो बहुत सिलेक्टिव होती है, क्योंकि उसमें कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, requires special membrane protein diffusion में no, they do not require, but facilitated diffusion and active transport yes they require। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट मतलब अगर सारे प्रोटीन चैनल एक साथ काम करेंगे तो सैचुरेशन पॉइंट अचीव होगी। ठीक है, डिफ्यूजन में तो प्रोटीन चैनल है ही नहीं, तो इसमें तो नो ही होगा। बाकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है, इसलिए यहाँ यस। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस जहां हार्मोनल कंट्रोल का कोई काम नहीं होता। ठीक है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दोनों में हार्मोन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर हमें डिफ्यूजन में देखने को नहीं मिलता, हालांकि इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने ये देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। उसके अलावा हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखी, हमने ये देखा कि ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।